Hello students, welcome to Business Point of View. This is वीडियो नंबर 5। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने अपने 9 फ्यूल्स प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। ये आपका प्रिंसिपल नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का सेंस यहाँ क्या है? देखिए, ये वो ऑर्डर नहीं है आदेश वाला। ये ऑर्डर वो ऑर्डर है जो कि आपके क्रम को इंडिकेट करता है, यानी कि जो आपके क्रमानुसार एक व्यवस्थित होने पर बिंदु लगाता है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फ्योल क्या कहता है इसके बारे में। इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड बट इट refers to orderly arrangement of men and material। मेन चीज क्या है इसमें? अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। इट मीन्स व्यक्तियों की और मटेरियल की, इन दोनों की एक सुव्यवस्थित ढंग से क्रमानुसार व्यवस्था होनी चाहिए आपकी फैक्ट्री, आपकी कंपनी के अंदर। जैसे अगर मान लीजिए मुझको कोई भी चीज ढूंढनी है तो वो किस स्थान पर रखी है वो आसानी से मिल जाए, जिससे टाइम की भी वेस्टेज ना हो। अगर मेरे पास कोई फैक्ट्री है या कंपनी है तो उसमें रॉ मटेरियल्स भी होंगे, टूल्स भी होंगे। तो टूल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट हो जिसमें टूल्स आपको मिल जाए आसानी से। रॉ मटेरियल के लिए अलग डिपार्टमेंट हो। व्यक्तियों के भी वैसे भी अलग अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग है, सेल्स यूनिट अलग है, प्रोडक्शन यूनिट अलग है। ये सभी आपकी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर पर डिपेंड करता है। तो ये कह भी रहा है दिस दैट इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रत्येक चीज के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स प्लेस होना आवश्यक है। ओके, तो प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा ये कि सभी व्यवस्थाएं क्रमानुसार होनी चाहिए। मैन और मटेरियल के लिए एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होना आवश्यक है। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मीन्स सभी को इक्वल समझना, इक्वलिटी की भावना होना, यही प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहलाता है। देखिए क्या कहता है ये। इक्विटी रिफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस। If a manager is biased in dealing with employees, then employees will get dissatisfied and will not contribute to their maximum capacity। ये कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय या आपका वर्कर है उसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा काइंडनेस और जस्टिस का इस्तेमाल करें, यानी फेयरनेस होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी मैनेजर से या मैनेजमेंट से भी कोई गलती हो जाए, तो उस गलती को वो लोग अपनी को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद जिससे एम्प्लॉय और वर्कर्स में भी इक्विटी की भावना जागृत हो, जस्टिस की भावना जागृत हो। ऐसा नहीं है कि हर बार गलती वर्कर या एम्प्लॉय की हो सकती है, तो इससे एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है, डिससेटिस्फेक्शन पैदा होता है। तो इसलिए कहता है कि इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी टू अ पियोन एंड सुपरवाइजर, बट इक्विटी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ सेम disciplinary rules, leave rules in the same way irrespective of their grade, position and gender। ये कहता है केवल सैलरी पर आधारित इक्विटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल ये कहता हो कि पियोन और सुपरवाइजर की सैलरी एक हो। नो, वो तो उनके काम के अकॉर्डिंग सैलरी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनकी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग, उनके जेंडर्स के अकॉर्डिंग उनकी जो इक्विटी है वो हमेशा सभी की बराबर होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को एक इक्वल मान सम्मान का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे वो कंपनी के अंदर आसानी से कार्य कर सकें। क्लियर? तो यह प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट इज आपका 12th प्रिंसिपल, एस्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल। देखिए, एस्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल क्या कहता है, यानी कि एक समय की स्थिरता होनी चाहिए, एक समय की स्थिरता होनी आवश्यक है।
किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं है एम्प्लॉय या वर्कर का कार्य आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आपने तुरंत उसका ट्रांसफर कर दिया, दूसरी यूनिट में ट्रांसफर कर दिया, दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो कार्य को सीख नहीं पाएगा। तो देखिए ये क्या कहता है, एक समय के आधार पर ही व्यक्ति अपनी काबिलियत को शो करा पाता है, अपने कार्य को पूर्ण रूप से समझ पाता है। तो यहाँ पर टेनर की स्टेबिलिटी होना आवश्यक है। क्या कहता है ये, इट रिफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज बिकॉज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर द जॉब द एम्प्लॉयज कैन नॉट कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम। ये कहता है कि एम्प्लॉयज ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय जब कंपनी के लिए देगा तभी उसकी जो फीलिंग्स हैं वो कंपनी के प्रति जागरूक होंगी और वो कार्य को अच्छा कर पाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि आते ही आते उस कंपनी के रंग में ढल जाता हो या उस कंपनी के सभी कार्य को आसानी से समझ पाता हो। जब आप उसको कार्य करने का समय देंगे, एक स्टेबिलिटी की संभावना देंगे, तो वो मन लगाकर कार्य करेगा और उस कंपनी को समझ पाएगा और एक समय के अनुसार उसमें ढल पाएगा। फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज इज बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड सच डिसीजन मस्ट बी टेकन व्हेन दे आर ऑलमोस्ट अनएवॉइडेबल। यानी कि ये कहता है कि एम्प्लॉयज के जो फ्रीक्वेंट टर्नओवर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पर गलत प्रभाव डालते हैं। उसके लिए आपको सही डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति को बार बार ट्रांसफ़र एक यूनिट से दूसरी यूनिट में इतनी जल्दी से जल्दी नहीं करना चाहिए जिससे वो कार्य को आसानी से समझ भी ना पाए, तो वो किसी भी जगह पर कार्य नहीं कर पाएगा और आपकी कंपनी या फैक्ट्री के लिए भी उससे लॉस होने की पूरी संभावना होती है। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ टेनर क्लियर कहता है कि एक समय की स्थिरता होना आवश्यक है। ओके, प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट एंड 13 प्रिंसिपल, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स एम्प्लॉय वर्कर्स को एक अवसर प्रदान करना, एक नेतृत्व का अवसर देना, यही इनिशिएटिव कहलाता है। यानी कि क्या कहता है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव रिफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। यानी कि इनिशिएटिव रिफर्स करता है, ये पहला स्टेप है कि सेल्फ मोटिवेशन करने का। देखिए कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर आपकी कंपनी को जब तक अपना समझ कर कार्य नहीं करेगा तब तक आपकी कंपनी या फैक्ट्री उस मुकाम पर उस गोल को अचीव नहीं कर पाएगी आसानी से जिसको आप चाहते हैं। प्रत्येक एम्प्लॉय या वर्कर उस कंपनी को अपनी कंपनी अपना कार्य समझ के अगर करेगा तो वो कंपनी एक जल्द से जल्द अपने गोल को अचीवमेंट कर पाएगी। तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि प्रत्येक एम्प्लॉय या वर्कर को आप सेल्फ मोटिवेट करें, और सेल्फ मोटिवेट करने के लिए फ्योल क्या कहते हैं यहाँ पर, फ्योल suggested that employees in the organization must be given an opportunity to take some initiative। यानी कि कुछ इनिशिएटिव प्लान्स, कुछ एग्जीक्यूटिव प्लान्स आप एम्प्लॉय के आधार पर भी कार्य करें। यानी कि एम्प्लॉय से आप विचार मांगें, एक ये मांगें कि किस प्रकार से एडवाइस मांगें कि किस प्रकार से हमारी कंपनी ग्रो कर सकती है, किस प्रकार से हम अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। ये सभी चीज़ें अगर आप एडवाइस लेते हैं एम्प्लॉय से और एम्प्लॉय आपको एक अच्छी एडवाइस दे रहे हैं तो इससे उनका माइंड भी उस कंपनी के लिए वर्क करेगा। और आप ऐसी सिचुएशन में जिस भी एम्प्लॉय या वर्कर का प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसकी एडवाइस मानकर आपने प्लान एग्जीक्यूट किया है, उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ आप प्रतिफल के रूप में अगर देते हैं कि इंसेंटिव आपको दिया जाएगा या बोनस आपको दिया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में वो मोटिवेट होंगे और कंपनी के लिए अपना माइंड भी चलाना शुरू करेंगे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कम समय में करेंगे। तो ये इनिशिएटिव कहता है। और देखिए आगे क्या कह रहा है ये, इट गिव्स इमेंस सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉयज सो मैनेजर्स मस्ट वेलकम द सजेशंस एंड आइडियाज ऑफ एम्प्लॉयज बिफोर फ्रेमिंग द प्लान। यानी कि ये कहता है मैनेजर्स उनके सजेशंस को वेलकम करे, उसके आइडियाज़ को वेलकम करे और प्लान बनाने से पहले उसको कहीं ना कहीं यूज में लें,
जिससे वो सेल्फ मोटिवेट हो सकें और आगे कंपनी के लिए अपना और भी माइंड चलाकर कार्य आसानी से कर सकें। तो यही हमारा इनिशिएटिव प्रिंसिपल कहलाता है अकॉर्डिंग टू फ्योल। ओके, आइए चलते हैं अपने लास्ट प्रिंसिपल पर क्या कहता है। दिस इज 14 एंड लास्ट प्रिंसिपल, स्प्लिट द कॉर्प्स। देखिए, स्प्लिट द कॉर्प्स का मतलब क्या है, यहाँ पर एक तरह से टीम वर्क होना। कोई भी कार्य अगर आपको करना है, अपनी एक अच्छी कंपनी चलानी है, अपने गोल को जल्दी अचीव करना है, तो उसके लिए टीम वर्क होना आवश्यक है। कार्य चाहे कोई भी है, अगर वो टीम वर्क में होगा तो वो कार्य अच्छा होगा, ये आप जानते हैं। आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, अपने स्कूल का ही एग्जांपल ले लें कि अगर केवल प्रिंसिपल सर चाहें कि मैं सभी स्टूडेंट्स को पास करा दूं बोर्ड में, तो वो इम्पॉसिबल है। जब तक टीम वर्क नहीं होगा, सब्जेक्ट वाइज सभी टीचर अपना अपना कार्य पूर्ण नहीं करेंगे, तब तक कार्य नहीं हो पाएगा, स्टूडेंट को अचीवमेंट नहीं मिल पाएगी। आप जनरल एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान लीजिए आपके घर में शादी है और उस शादी को अगर आपके केवल पिताजी ये चाहें कि मैं अकेला करा लूं, तो वो संभव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उसमें भी टीम वर्क की आवश्यकता है कि भैया भाई, हमारे कुछ रिलेटिव्स उस कार्य को बांट देते हैं कि आपको ये कार्य देखना है, आपको ये कार्य देखना है, आपको ये कार्य देखना है। तो उस अकॉर्डिंग वो कार्य अगर किया जाता है तो वो कार्य आसानी से और जल्दी और एक सुव्यवस्थित ढंग से भी हो सकता है। तो टीम वर्क का होना अति आवश्यक होता है। ये कह भी रहा है, मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यानी कि टीम स्पिरिट के लिए उन्हें प्रमोट करना, उन्हें एनकरेज करना आवश्यक है। यूनिटी एंड हार्मोनी, एकता होनी बहुत आवश्यक है। जब तक आपकी टीम में एकता नहीं होगी, अगर मान लीजिए वर्कर या एम्प्लॉय एक दूसरे से एक ज्वेल्स की भावना रखेंगे, तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे, केवल एक दूसरे को नीचे दिखाने के उद्देश्य में ही लगे रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपकी कंपनी या फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती है, किसी भी गोल को अचीवमेंट नहीं कर सकती है। दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में आवश्यक है एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे से अगर वर्क कर रही है तो इसके लिए किसकी आवश्यकता है? कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। अगर दोनों नहीं होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी। अब मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। मैनेजर को ये चाहिए कि हमेशा वो आई को वी के साथ रिप्लेस करे, यानी कि बोलते हैं ना, ये कार्य मैंने किया, मैं नहीं, हम होना चाहिए कि हमने किया। अगर हम होगा तो उससे एम्प्लॉय वर्कर भी सेटिस्फाइड होते हैं और सेल्फ मोटिवेट होते हैं, सबसे बड़ी चीज। और अगर ये कहता है कि मैंने किया, तो उससे वो सेल्फ मोटिफाइड डिसमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा, जब घर में भी कोई कार्य अगर आप साथ में हेल्प करा रहे हैं और फिर भी उसके बाद में आपके बड़े भाई या बड़ी बहन ये कहते हैं कि ये कार्य मैंने किया, तो आपको गुस्सा आती है ना। तो उसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर आई को वी के साथ रिप्लेस करना आवश्यक होता है। एंड दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगनेस अमंग टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स पर आपका म्यूचुअल ट्रस्ट होना आवश्यक है और उनके ऊपर आप कोई भी कार्य आसानी से छोड़ सकें, ऐसा भी होना जरूरी है। इट विल मिनिमाइज द नीड्स फॉर यूजिंग पेनल्टीज, और पेनल्टीज के साथ आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के साथ में आपको ध्यान होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल्स आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, और ये आपकी बिजनेस स्टडीज में नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ में, होल लाइफ में भी काम आएंगे। तो आपकी समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल्स। ये 14 प्रिंसिपल्स थे, इनको आप अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे अब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरफ। ओके, जब तक आप अच्छे से इनको रिवाइज कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।